हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने एक डेमो के माध्यम से देखा था कि किस तरह हमें कौन सा फॉर्मूला जब यूज़ करना होता है तो हम उसका नाम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे जब हमें स्टूडेंट्स को रैंडम मार्किंग करनी थी तो हमने रैंड बिटवीन नाम से एक फॉर्मूला का यूज़ किया। जब हमने उनके मार्क्स को सम करना था, ऐड करना था, तो हमने सम फंक्शन का यूज़ किया। जब हमें कंडीशन के थ्रू उनको पास या फेल करना था तो हमने इफ कंडीशन का यूज़ किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना था लास्ट वीडियो में कि हम किस तरह से ये जान पाते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और उसका नाम क्या होगा। और हमने ये सीखा था कि एक्सेल में ज़्यादातर जो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं वो हमारे जनरल लाइफ में जो भी हम नाम यूज़ करते हैं उन्हीं से स्टार्ट होते हैं, जैसे सम, इफ, रैंड बिटवीन और सो एंड सो। ऐसे बहुत से फॉर्मूले हम आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला टैब के बारे में कुछ भी नहीं सीखा था। सो आज की वीडियो में हम फॉर्मूला टैब को एक ओवरव्यू करने वाले हैं कि फॉर्मूला टैब में हमें क्या क्या ऑप्शन दिए जाते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और रिव्यू करते हैं फॉर्मूला टैब को। तो ये हम आगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने ओपन कर लिया है फॉर्मूला टैब। अगर आप फॉर्मूला टैब में देखेंगे सो जो पहला ऑप्शन हमें मिलता है वो है इंसर्ट फंक्शन का, यानी हम कोई फंक्शन को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें मिलता है फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइन नेम्स, फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशंस का। ठीक है, तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ क्लिक करके और इंसर्ट फंक्शन पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का डायलॉग हमारे पास ओपन हो जाता है। ये जो विंडो हमारे पास ओपन हुआ है, आप देखेंगे इसमें कुछ चीज़ें हमें मिली है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला हम इसमें कोई भी फंक्शन को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और या हम उसकी कोई कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको नहीं पता होगा ये कैटेगरी क्या है, मैं आपको बताऊंगा। जब भी हम कोई फंक्शन सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे वो हमें यहाँ को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो भी फंक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे उसकी जो डेफिनेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आइए इसका यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मुझे सम फंक्शन को ही ढूंढना है तो मैं सिर्फ सम लिखूंगा। ठीक है, मैं वैसे कैटेगरी कुछ भी रखूंगा तो चलेगा, बट मैं इसे ऑल कर देता हूँ और गो करता हूँ। तो आप देखेंगे जितने भी फंक्शन जिसमें सम कैरेक्टर यूज हुआ है, सम वर्ड यूज हुआ है, वो सारे ही फंक्शन मुझे यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, और सेट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे केवल और केवल सम लिखा था, इसने ऑटोमेटिक ऑल कैटेगरी को रिकमेंडेड कर दिया। ठीक है, देन इसने मुझे क्या किया, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज इस वाले ड्रॉप डाउन में इस मेन्यू सेक्शन में दे दिया है, जिसमें आप देखेंगे एक एक करके कुछ फॉर्मूला है, जैसे सम है, सम इफ्स है, ठीक है, सम प्रोडक्ट है, सम एसक्यू है, सो एंड सो बहुत सारे फॉर्मूला है। और जो करंटली हमारा सेलेक्टेड फॉर्मूला है उसकी जो डिटेलिंग है वो भी हमें यहाँ पर मिल गई है। सो इंसर्ट फंक्शन हमें बहुत मदद करता है जब हमें फॉर्मूले का नाम नहीं पता है या उससे सिमिलर कितने फॉर्मूलाज होते हैं उसके बारे में अगर हमें डिटेल सर्च करना है, फाइंड करना है उस फॉर्मूले को, तो हम इंसर्ट फंक्शन का यूज करके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम कोई और फंक्शन को ढूंढते हैं। मान लीजिए हम कुछ डेट का फंक्शन ढूंढते हैं। देखिए जैसे ही मैंने डेट लिखा, सो डेट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे डेट, डेट वैल्यू, ई डेट। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इफ लिखता हूँ तो आप देखेंगे इफ से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए। ठीक है, मैं एवीजी लिखता हूँ तो आप देखेंगे आप एवीजी की जगह एवरेज रैंक आ गया। ठीक है, और मैं सर्च करता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ लुकअप, तो आप देखेंगे लुकअप से रिलेटेड फंक्शन हमें यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से हम फंक्शन को ढूंढते हैं और इन्हें डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी सम फंक्शन को सेलेक्ट करके जैसे ओके करूंगा तो आप देखेंगे इस सेल में सम फंक्शन, अगर आप गौर करेंगे इस सेल पे, यहाँ पे सम फंक्शन विथ ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट यहाँ अप्लाई हो गया है। साथ ही इस बार का जो ऑप्शन हमें मिल रहा है, मेन्यू मिल रहा है, वो कुछ डायलॉग बॉक्स में ही मिल गया कि मैं कोई एक नंबर लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैं 1 2 5 लिखता हूँ, दूसरा नंबर मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, मान लीजिए तीसरा नंबर में लिख देता हूँ 2 2 2, चौथा नंबर में लिख देता हूँ 6 7 8 और पांचवा नंबर में लिख देता हूँ 1 9 8। ठीक है, अब देखेंगे इस तरह से यहाँ पे मैं जैसे जैसे नंबर को इंसर्ट करते जा रहा हूँ मुझे विंडो मिलती जा रही है और इस तरह से मैं मैक्सिमम 255 नंबर्स जो मैंने आपको बताया था इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है,
और यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा, जैसे ओके करूँगा आप देखेंगे विदाउट ओके करे भी हमें कैलकुलेशन का रिजल्ट यहाँ पर मिल जा रहा है, जो कि है 1346। मैं अभी ओके करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर भी मुझे मिल गया। और आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो जितने भी हमने ऑप्शन को इंसर्ट किया था वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। सो अगर आपको किसी फंक्शन के बारे में फंक्शनैलिटी समझ में नहीं आ रही तो आप इंसर्ट फंक्शन का भी यूज़ करके उसे ब्रीफली समझ सकते हैं और सारे इनपुट को भी वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये बहुत बेसिक अप्रोच रहती है और इसमें टाइम बहुत लगता है, तो इससे अच्छा होता है कि हम पहले फॉर्मूलाज को अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है, सो सेकेंड जो हमें सेक्शन मिलता है वो है फंक्शन लाइब्रेरी का। फंक्शन लाइब्रेरी और इंसर्ट फंक्शन में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि इंसर्ट फंक्शन में हम फॉर्मूला को सर्च करते हैं, जबकि फंक्शन लाइब्रेरी में हम उसके कैटेगरी में से उस पर्टिकुलर फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लुकअप एवं रेफरेंसेस में जाएंगे तो आपको इसमें लुकअप और रेफरेंसेस से जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो मिलेंगे, जैसे वी लुकअप, एक्स लुकअप। ठीक है, आप देखेंगे वी लुकअप, एक्स लुकअप, एक्स मैच, इंडेक्स। ठीक है, और आप ऑटो सम में जाएंगे तो आप देखेंगे ये इस फंक्शन का हमने इस सेम फंक्शन हमने होम में भी, आप देखेंगे होम में हमने ऑटो सम का यूज़ किया था, ये सेम हमें फॉर्मूला बार में भी मिलता है ऑटो सम। रिसेंटली यूज, जो भी हमने फॉर्मूला रिसेंटली यूज़ किया होगा वो हमें यहाँ दिखेगा। फाइनेंस से रिलेटेड फॉर्मूले हमें यहाँ दिखेंगे, लॉजिक से रिलेटेड फॉर्मूले यहाँ पर हैं, जैसे एंड है, फॉल्स है, इफ और है। ठीक है, टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मूले यहाँ मिलेंगे, डेट और टाइम से रिलेटेड फॉर्मूले यहाँ मिलेंगे। सो आपके लिए एक ऑर्गेनाइज वे में एक लाइब्रेरी सेट कर दी गई है फॉर्मूलाज की, ताकि आप इजीली अपने मनपसंद फॉर्मूला को ढूंढ लें। ठीक है, तो मोर फंक्शन में हमें कुछ और फॉर्मूलाज मिलते हैं जिनका आपकी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट हमें डिफाइन नेम्स का सेक्शन मिलता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है फॉर्मूला का, क्योंकि हम हर जगह पे जो फॉर्मूला है उसको एक रेंज से सिलेक्ट करते हैं और डिफाइन नेम हमें बहुत हेल्प करता है कि उस रेंज को हम इस तरह से डिफाइन करें कि हम उसे इजीली एक्सेसिबल हो पाए। ठीक है, तो आइए हम डिफाइन नेम को समझते हैं। डिफाइन नेम में सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है नेम मैनेजर का। ठीक है, डिफाइन नेम को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नेम्स करके एक शीट बनाया है। पहले हम इस पे आ जाते हैं। तो आप देखेंगे ये एक शीट में मैंने एग्जाम्पल 1 में आपको वही स्टूडेंट्स की मार्कशीट वाला एक डेमो रख रखा है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ भी वो सारे स्टूडेंट हैं, उनके मार्किंग्स हैं। ठीक है, और इनके टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, लेकिन डिफाइन नेम का यूज़ करके मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस करे हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे हमने, आप देखेंगे अगर मैं पिछली सीट पे जाता हूँ तो यहाँ पे जब हमने टोटल मार्किंग की थी तो टोटल मार्किंग में आप देखेंगे हमने जो रेंज सेलेक्ट किया था उसका नाम C8 से G8 तक सिलेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं किसी भी स्टूडेंट में जाऊँगा तो उसके जो पर्टिकुलर रेंज है, ठीक है, जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन का जो नाम है वो सेल के नाम पर है। ठीक है, यानी C14 से लेकर G14 तक। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वाली शीट पे आता हूँ नेम वाली में, इसमें अगर आप गौर करेंगे जब मैं विवान स्टूडेंट के टोटल मार्क्स पे जाऊंगा तो आप देखेंगे बजाय यहाँ पर सेल रेफरेंस की जगह आप देखेंगे यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ है और वो नेम उसी स्टूडेंट का है। ठीक है, और फॉर्मूला में आंसर भी बिल्कुल करेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं नेक्स्ट सेल पे जाता हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए इसे थोड़ा जूम करता हूँ, तो आप देखेंगे जब मैं नेक्स्ट सेल पे जाता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर सम और साई लिखा है और साई हमारा सेकंड स्टूडेंट है। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर मैं थर्ड स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूं जो कि आरव है तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, उसमें आरव ही लिखा हुआ है। तो ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, अभी तक जो हमने सीखा था कि हमें सेल को रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है तो हम उसमें सम कर पाते हैं, बट यहाँ पे हम नाम लिखकर भी सम कर पा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, साथ ही अगर आप देखेंगे मैं टोटल मार्क्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो मैक्स के अंदर जो मैक्स मार्क भी हमने आइडेंटिफाई किया है वो भी हमने क्या करा है, टोटल मार्क्स लिखकर ही आइडेंटिफाई किया है। आइए मैं समझाता हूँ इसको कैसे करते हैं। अगर अभी मैं नेम मैनेजर पे क्लिक करूंगा तो नेम मैनेजर क्या करता है, जितने भी नाम एक एक्सेल में डिफाइन होते हैं वो सभी नामों को मैनेज करने में यूज होता है। आपको समझाने के लिए मैंने पहले से यहाँ रख रखा था, अभी मैं क्या करता हूँ, इनको डिलीट करता हूँ और आपके सामने इनको वापस से अप्लाई करता हूँ। तो आप देखेंगे मैंने सारे ही नेम्स को नेम मैनेजर से डिलीट कर दिया है और मैं फिर से नेम को डिफाइन करूंगा। अब नेम को डिलीट करते आप देखिए यहाँ सारी जगह पे एरर आ गया, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेम को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, हमें उस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करना होता है जिसको हमें नेम करना है। मान लीजिए मैं ये सारे ही सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
आप देखेंगे मैंने सोशल स्टडीज़ के सारे कॉलम में, उस कॉलम में जितने भी वैल्यूज है सबको सिलेक्ट कर लिया और मैं डिफाइन नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं डिफाइन नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कॉलम का नाम था वो ऑटोमेटिक हमें नेम में मिल गया है। साथ ही साथ इसका जो स्कोप है वो वर्कबुक है, ऑटोमेटिक सेट है। अगर मुझे उस पर कुछ कमेंट लिखना है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं लिख सकता हूँ। साथ ही अगर आप देखेंगे कि ये रेफर किसे कर रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नेम 2 वाली शीट में G7 से लेकर G16 को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, और आप देखेंगे ये G कॉलम है और ये G7 से G16 सिलेक्ट कर रहा है। मैं इसे ओके करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। आप देखेंगे कुछ भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को अगर आप सम करने की कोशिश करता हूँ, आप देखेंगे मैं इक्वल्स टू सम लिखता हूँ और मैं इस पर्टिकुलर सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, आप देखेंगे बजाय यहाँ पर जो रेंज थी G7 से लेकर G16, उसकी जगह यहाँ पे सोशल स्टडी आ गया और हमें टोटल मार्क्स भी उसके देखने को मिल गए हैं। ठीक है, तो यानी हम किसी भी पर्टिकुलर रेंज का कोई भी नाम रखकर उसको फॉर्मूला में इजीली यूज कर सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए आप किसी और शीट पर हैं और आपको यहाँ पर भी सम करना है जो आपका टोटल सोशल स्टडीज के नंबर है। मैं इक्वल्स टू करता हूँ, सम लिखता हूँ। अब मेरे पास रेंज तो है नहीं कि मैं सिलेक्ट कर सकूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइप करना शुरू करूँगा सोशल। जैसे आप देखेंगे मैंने सोशल टाइप किया, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पर सोशल स्टडीज करके हमें यहाँ पे एक अलग सा ऑप्शन मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे टैब दबाऊंगा आप देखेंगे पूरा का पूरा अप्लाई हो गया। मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 595 का हमें आंसर देखने को मिल गया। ठीक है, ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमने नेम रेंज का यूज किया है और नेम रेंज का जो हमारा स्कोप था वो करंट वर्कबुक था। इस पूरी वर्कबुक में मैं किसी भी सीट में जाकर अब केवल उस रेंज का जो मैंने नाम डिफाइन किया है उसको सेलेक्ट करके ही फॉर्मूले में अप्लाई करके और डिजायर रिजल्ट को पा सकता हूँ। मुझे उस पर्टिकुलर सीट पे जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं वापस इस सीट पे आता हूँ। ठीक है, अब मैं सेम चीज साइंस के लिए भी करता हूँ। ठीक है, या मैं काम करता हूँ, मैं किसी स्टूडेंट के लिए करता हूँ। मैंने साई को सिलेक्ट किया और डिफाइन नेम में गया। आप देखेंगे इस बार इसने ऑटोमेटिक साई को यहाँ पे लिख दिया है और नेम में नेम रेंज हो गई अपनी C8 से G8 तक। मैं ओके करता हूँ, फिर मैं दूसरी शीट पे आता हूँ और इस बार लिखता हूँ। ठीक है, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, मैं टाइप करता हूँ इक्वल टू सम और इस बार मैं लिखूंगा साई। मैंने साई लिखा, टैब दबाया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर। आप देखेंगे साई का जो रिजल्ट था साई स्टूडेंट का वो हमें यहाँ पे 352 देखने को मिला है, जबकि हम उस सीट पर भी नहीं है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं एक एक करके सारे स्टूडेंट के ऐसे नेम बनाऊंगा तो फिर हमें इस टूल का फायदा ही क्या हुआ, इससे करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी एक्सेल ने एक अच्छा हमें ऑप्शन दिया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे उसे। पहले मैं काम करता हूँ, नेम में से इन दोनों नेम्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे अपने डेटा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं चाहूँ तो सिर्फ नेम, स्टूडेंट नेम्स को है, इन्हीं को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे मैंने स्टूडेंट के नेम से लेकर उनके सारे मार्क्स तक को सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर डिफाइन नेम के बाद एक ऑप्शन हमारे पास है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+Shift+F3। यानी मैं अगर कीबोर्ड से Ctrl+Shift+F3 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास इस तरह का एक विंडो, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें मेरे पास कुछ 4 ऑप्शन है। ठीक है, अभी जो ऑप्शन हाईलाइटेड है वो है लेफ्ट कॉलम का, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है कि ये जो नंबर्स हैं इनके साथ में अगर कोई टेक्स्ट फील्ड है तो वो केवल ये नेम्स है। ठीक है, ये जो नेम रेंज का लॉजिक है सारा, ये टेक्स्ट हेडर पे ही काम करता है, चाहे वो हेडर आपका लेफ्ट में हो चाहे वो हेडर आपका टॉप में हो। तो अभी हमने टॉप में को सारे नंबर्स है, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली लेफ्ट में जो भी नाम है उसको लेफ्ट कॉलम को अपने आप हाईलाइट कर दिया। अब मैं जैसे इसे ओके करूंगा, ठीक है, ओके करने के बाद देखेंगे कोई चेंज तो नहीं हुआ, पर जैसे ही मैं नेम मैनेजर में जाऊंगा तो आप देखेंगे जितने ही स्टूडेंट के नाम थे उन सबके नाम से नेम रेंज अपने आप ही बन गया है। यानी अब मैं किसी भी स्टूडेंट का टोटल मार्क्स निकालने के लिए केवल उस स्टूडेंट का नाम लिखूंगा सम, ठीक है, और सम, और मैं विवान लिखता हूं तो आप देखेंगे विवान के टोटल मार्क्स आ गए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सम और लिखता हूँ साई, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ स्टूडेंट के भी टोटल मार्क्स
आ गए, ठीक है। पर मान लीजिए हमने अगर पुराना मेथड ही यूज किया होता, सम C7 से लेकर और G7 तक, मान लीजिए हमने पुराना मेथड से ही सम कर रखा है, ठीक है, और हम चाहते हैं इसमें नया मेथड अप्लाई हो जाए। ये जो हमारा बोरिंग पुराना तरीका है C9 से G9 ये जो लिखा हुआ है, इसकी जगह सब जगह पे ऑटोमेटिक सारे नाम आ जाए। मान लीजिए आपने काम कर रखा था और आपको फिर से वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही जगह के सारे स्टूडेंट के नाम को लिखना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो एक्सेल में इसका भी ध्यान रखा गया है। हमें करना क्या है, सिर्फ सारे ही फॉर्मूलाज को जहाँ पे हमें नेम को अप्लाई करना है उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस बार हम डिफाइन नेम की जगह अप्लाई नेम्स के ऑप्शन पे जाएंगे। इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक्सेल ने ऑटोमेटिकली ही सारे ही नाम्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे सिंपली ओके करना है। आप देखेंगे जैसे मैंने ओके किया, जो भी हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, आप गौर करना है यहाँ पर, आप इस फॉर्मूला बार पे गौर कीजिएगा तो आप देखेंगे जितने भी फॉर्मूला में हमने सेल रेफरेंस लगा रखा था, सबकी जगह अब नेम रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो गया है। तो यानी अगर हमने कोई भी फॉर्मूला पहले से बना रखा है और बाद में मैंने उसके लिए नेम बनाया है, तब भी मैं उसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। मैं एग्जांपल्स और समझाता हूँ, हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक वैल्यू लिखा, ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ दिल्ली, यहाँ ले लेता हूँ मैं मुंबई, ठीक है, और इनको मैं कुछ नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक लिखा सम दिल्ली कॉमा मुंबई, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ मैंने सिर्फ 2 वैल्यू को सिलेक्ट किया है और अभी भी इन सेल के जो नाम है वो कोई नाम नहीं है, केवल K6 करके और K7 करके सेल का नाम है। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, डिफाइन नेम्स में जाता हूँ, सॉरी क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाता हूँ और लेफ्ट कॉलम को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अब जो ये 10 है, इसका नाम जो हो गया है, सेल का नाम दिल्ली हो गया है, ठीक है, और इस सेल का नाम मुंबई हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो K6 और K7 है, इसकी जगह नेम रेंज जो है अप्लाई हो जाए। तो मुझे सिंपली क्या करना है, डिफाइन नेम की जगह अप्लाई नेम में जाना है। तो आप देखेंगे जितने भी हमारे नाम्स थे, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली उनको ढूंढ लिया, दिल्ली और मुंबई, और ओके करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो अपडेट हो गया है और उसमें नेम रेफरेंस आ गया है बजाय सेल रेफरेंस के, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने आपको इसका एडवांटेज भी बता दिया कि इसका एडवांटेज ये है कि हम किसी भी शीट में जाकर और फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। सो ये पहला एग्जांपल था जिसमें हमने जो हमारे रो नेम थे उसके बेस पर हमने क्या किया, नेम का सिलेक्शन बनाया, डिफाइन किया नेम्स को। ठीक इसी तरह अगर हम चाहें, मैं एक दूसरे ऑप्शन में आपको सिखाता हूँ कि मान लीजिए अब मुझे जो टॉप हेडर है उसके नाम से नेम को डिफाइन करना है। तो सिंपली तरीका वही है, हम सारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे और इस बार हम क्या करेंगे, टॉप रो सेलेक्ट करेंगे। तो यानी टॉप रो में जो भी नाम होगा वो हमारा यूटिलाइज होगा। मैं जैसे ओके करता हूँ और नेम मैनेजर में आपको जाके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे सारे ही जो हमारे नेम्स थे, जैसे आइटम, यूनिट, आपको यहाँ सारे के सारे देखने को मिलेंगे, टोटल, यूनिट, कॉस्ट, यूनिट, ठीक है। और अब अगर मुझे टोटल यूनिट्स पता करना है तो मुझे सिंपली क्या करना है, इक्वल टू सम लिखना है और यूनिट्स टाइप करना है और ब्रैकेट बंद करना है, ठीक है। अब नो मैटर ये डेटा कितना बड़ा था, मुझे उस एरिया को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं एंटर प्रेस करूंगा, मुझे टोटल यूनिट्स मिल जाएगा। या टोटल यूनिट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट भी अगर मुझे निकालना है तो मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ सम और लिखता हूँ यूनिट कॉस्ट, ब्रैकेट बंद, एंटर। या फिर मुझे टोटल भी निकालना है, सम टोटल, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो आपने देखा कितनी आसानी से बिना हमें किसी भी सेल रेफरेंस पे मूव करे बिना, हम अगर नेम रेंज का यूज करते हैं तो हम इजीली क्या है, पर्टिकुलर नेम को एंटर करके अपने फॉर्मूला को इजीली यूज कर सकते हैं। साथ के साथ हमें ये फायदा रहता है कि अगर हम इस शीट को किसी और थर्ड पर्सन के साथ शेयर करेंगे तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इसमें टोटल आ रहा है, इसमें यूनिट का टोटल है और इसमें हमारा इसमें आपका यूनिट कॉस्ट का टोटल है और यहाँ पे हमारा यूनिट्स का टोटल है। साथ ही वो ये भी समझ पाएगा ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है उसमें केवल विवान स्टूडेंट के सारे मार्क्स हैं। तो हमें फॉर्मूला को लिखना
और समझना दोनों ही बहुत ईजी हो जाता है। ये हमारा बहुत सारा टाइम सेव करता है। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आप गौर करेंगे, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो यूनिट कॉस्ट आ रहा है, यूनिट टोटल है वो 791 है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूनिट के नीचे एक वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, मान लीजिए मैं 100 कर देता हूँ। तो होना क्या चाहिए था कि 100 ऑटोमेटिक इसका पार्ट हो जाना चाहिए था और टोटल आ जाना चाहिए था 100 इंक्लूड करके, पर आप देखेंगे अभी तक 100 इसका पार्ट नहीं हुआ है। तो इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि जो नेम रेंज है वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होते हैं। ठीक है, यानी जैसे ही आप उस पर्टिकुलर रेंज के आगे कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो रेंज नहीं एक्सपेंड होती है, रेंज फिक्स रहती है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन पे अगर हमें होता है कि हमारा डेटा एक्सपैंड हो चुका है, मान लीजिए नया डेटा इंसर्ट हो चुका है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नया डेटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अब ये जो नया रिकॉर्ड हमने डाला है, ठीक है, ये भी अपडेट हो जाए, ठीक है, इस फॉर्मूला में। तो हमें सिंपली करना क्या है, हमें वापस से अपना सारा डेटा सिलेक्ट करना है, इंक्लूडिंग वो कॉलम या वो रो जो हमने नेम मैनेजर में यूज किया था, और फिर से हमें क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाना है और टॉप रो वाला हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया, टॉप रो सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिप्लेस एग्जिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली बस क्या एंटर प्रेस करके रखना है, वो सारे ही नाम जितने भी थे वो रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस होते ही आप देखेंगे हमारा फॉर्मूला अपडेट हो गया है और वो जो 100 हमने नई एंट्री की थी वो इसका पार्ट हो गया है। सो कई बार क्या होता है, लोग नेम रेंज लगा के छोड़ देते हैं और ये भूल जाते हैं कि नेम रेंज में जो नीचे वैल्यू होती है वो ऐड नहीं होती है। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने डिफाइन नेम्स को पूरा अच्छी तरह समझ लिया है कि इसका क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, इसे हम फॉर्मूले में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शॉर्ट की और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप कोई फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं, मैं सम कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के नाम हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक लिस्ट मिल जाती जिससे मैं उन स्टूडेंट का नाम रिकॉल कर पाता। तो मैंने जैसे सम टाइप किया, एक काम करता हूँ, इसको दूसरी शीट में लेके जाता हूँ ताकि हमें नाम दिखाई ना दे। मैं इक्वल्स टू सम लिखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मुझे वो लिस्ट रिकॉल हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कीबोर्ड से F3 प्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये मुझे पेस्ट नेम का एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, या फिर मैं यूज फॉर्मूला, आप देखेंगे सारा कुछ डीसेलेक्ट हो गया है, यूज फॉर्मूला में जाकर पेस्ट नेम्स से भी ये विंडो ला सकता हूँ, या फिर यूज फॉर्मूला में जाके डिजायर जो कॉलम मुझे चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे अर्जुन को सेलेक्ट करके एंटर कर सकता हूँ। तो ये मुझे लगा एक ऑप्शन आपको मैं मिस कर रहा था बताने से, मैंने इसमें सबको भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।